और साथियों, मैं विकास पांडे आप लोगों को आज से प्रतिदिन नियमित दोपहर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक हिंदी की कक्षा को संचालित करूंगा और मैं प्रतिबद्ध रहूंगा कि आप लोगों का हिंदी में अच्छा से अच्छा अंक आए। जो छात्र मुझे जानते होंगे वो हमसे भली भांति परिचित होंगे कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, और जो हमसे अनवगत होंगे छात्र वो भी 2-4 दिन हमको देखेंगे तो अवगत हो जाएंगे। मेरा लक्ष्य उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रहेगा जहाँ पर हिंदी आती है। हिंदी की कक्षा संचालित करने से पूर्व मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सिलेक्शन में यदि आपको सबसे अधिक भूमिका निभाती है, यदि कहीं हिंदी आती है तो हिंदी। इसका कारण ये है कि यह बहुत कम समय में अच्छा स्कोर ला सकती है। मेरे कई छात्र अभी हाल ही में यूपीपी कांस्टेबल का परीक्षा दिए हैं। 37 में उनका अटेम्प्ट रहा 34, 32, 33। दुर्भाग्य की बात यह थी कि वह पेपर लीक हो गया और उसको दोबारा होने वाला है। और आप लोगों को सबको विदित होगा कि वह परीक्षा अब जल्द से जल्द सरकार कराने की तैयारी में है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हम लोग यूपीपी कांस्टेबल का परीक्षा जल्द कराया जाए। समय सीमित है तो मैंने वीके सर के सहयोग से मैंने ऑनलाइन आया और कहा कि अब सभी छात्र जिनका इस बार जो पेपर कैंसिल हो गया है उसके लिए जो हमसे पढ़े थे वो छात्र या जो नहीं भी पढ़े हों उनका हिंदी में कम से कम 30+ अंक आए। आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, हिंदी की जो कक्षाएं मैं लूँगा, हिंदी की कक्षा में अंक लाने के 2 तरीके होते हैं। एक जो होता है व्याकरण से अंक आता है। व्याकरण में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये व्याकरण जो पोर्शन होता है इसको समझने की जरूरत होती है। और एक बार यदि बालक व्याकरण अच्छे से समझ लेगा, उसको बार बार उस नियम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें वह 20 अंक एक बार अच्छे से यदि समझ गया तो 20 अंक वह आसानी से लेकर के आएगा। बच्चों को समस्या कहाँ पे होती है? बच्चों को समस्याएं होती है शब्दकोश पे, क्योंकि मैक्सिमम लड़के जो गलतियां करते हैं वो करते हैं पर्यायवाची। और परीक्षार्थी, अब जो परीक्षा लेने वाला आयोग है वो भी जान गया है कि जो सरल पर्यायवाची होती है अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसी बार जो परीक्षा हुई थी आपके यूपीपी में, मैक्सिमम लड़के को याद होगा शशांक का मतलब होता है चंद्रमा, लेकिन एग्जामिनर ने इस बार पूछा था शशांक नहीं, शशधर। तो शब्दों के पर्यायवाची में परिवर्तन ऐसे किए जा सकते हैं जहां पे अब लड़कों को जो ट्रेडिशनल शब्द होते हैं, शशांक चंद्रमा याद है, अब शशधर अब उनको याद करना पड़ेगा। खैर दोनों एक ही है, क्योंकि हिंदी में शश का मतलब होता है खरगोश, और खरगोश को धारण करने के कारण ही बनता है शशांक, और खरगोश को धारण करने के बाद से ही बनता है शशधर। कहानी क्या है? आप चंद्रमा को जब आप देखेंगे तो चंद्रमा के ऊपर आपको कुछ ना कुछ जानवरों जैसी आकृति बनी होती है। उस जानवरों जैसी आकृति को कोई बोलता है कि ये खरगोश की तरह दिख रहा है। अंक का मतलब होता है गोद, अंक का मतलब होता है गोद। ये अनेकार्थी शब्द है। हिंदी में अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब आपका संख्या भी होता है। और शश का मतलब हो गया खरगोश, और यही आपको जब संधि पढ़ाएंगे तो यही बन जाएगा शश धन अंक इक्वल टू शशांक। तो देखिए, संधि से आपके पर्यायवाची भी होते जाएंगे, संधि से अनेकार्थी भी होंगे, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द भी होंगे। तो कहने का मतलब है कि हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सब जगह बहुत उपयोगी होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है पर्याय, ये संधि विच्छेद। संधि से ही हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे। संधि से वर्तनी संबंधी अशुद्धि आता है। कई ऐसी वर्तनी अशुद्धियां होती हैं जो छात्रों से मैं कक्षा में पूछता हूं, वो उनको गलत जवाब देते हैं।
कई ऐसे नियम होते हैं, कई ऐसे कानून होते हैं कि जैसे एक शब्द बहुत एग्जाम में प्रचलित है, वह आता है आपका एग्जाम में, अनधिकार शब्द सही है कि अनाधिकार शब्द सही। जब लाइव क्लास होगा तो आप लोग भी आंसर बताइएगा, बच्चों से मैं ए और बी करके पूछता हूँ। कक्षा में यदि 100 बच्चे हैं तो उसमें से 90% कहते हैं कि सर जी अनाधिकार सही है, अनधिकार गलत है। मैं उनसे पूछता हूं कि कैसे कोई नियम कानून है, तो वो कहते नहीं सर जी ये अनाधिकार हम सुने हैं और सुनने में अच्छा यही लगता है, लेकिन एग्जाम में यही गलत हो जाता है या सही हो जाता है। कारण क्या है? वो बालक शब्दों को रटा है। हिंदी रटने की चीज नहीं है, हिंदी समझने की चीज है। कैसे होता है? तो एक बताइए, जो उपसर्ग होता है अन उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है अन, अन का मतलब नहीं। शब्द, अब ये बताइए, शब्द आप बताइए, अधिकार शब्द को सही आप लिखते हैं कि अधिकार शब्द सही रखते हैं? तो सबको मालूम होगा कि सर अधिकार अधिकार हम लोग बोलते हैं, अधिकार नहीं बोलते हैं। अधिकार जब नहीं बोलेंगे अधिकार शब्द सही होता है। तो अन्न धन अधिकार हो गया। अब इसको जब जोड़ेंगे, 9 में हलंत लगा है यानी 9 में कोई मात्रा नहीं है, और के साथ जुटेगा तो ये 9 पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद जो बचा है लिख दीजिए, हो गया ना तर्क के माध्यम से। तो हिंदी रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। अब यही लड़के आंख बंद करके रटने लगते हैं, अधिकार सही है, अनावश्यक सही है, ये सही है, वो सही है। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, संधि पढ़िए, कुछ नियम कानून याद रखिए, सब होते जाएगा। एक एक शब्द का व्याख्या है हिंदी में, एक एक शब्द का व्याख्या है, लेकिन बच्चे या जो कभी टीचर भी उन शब्द को व्याख्या नहीं करता है, तो बच्चों को याद करना पड़ता है। और याद करने का मतलब यही है कि जब तक याद है तब तक प्रश्न सही होंगे, अन्यथा वो प्रश्न गलत हो जाएंगे। खैर, हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। अब मैं आपको किसी विशेष टॉपिक को नहीं, पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। प्रतिदिन 45 मिनट 1 घंटा का क्लास पूरा समर्पित भाव से आपको रहेगा। बस आप लोग इस जो हम लोग वीके सर, हम लोग जो भी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जो वंचित हैं, जो अभी तक हिंदी को कुछ अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हों, जो भी हो छात्र, उनको कहिए कि आप विकास सर से जुड़िए और उनको बस सुनिए। आधी चीजें तो आपको सुनने से याद हो जाएंगी। चलिए, तो श्री गणेश किया जाता है। सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो उसमें पाठ्यक्रम क्या होता है? तो ये जो पाठ्यक्रम है, ये यूपीपी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी के जो तमाम एग्जाम होती हैं, लेखपाल का, वीडियो का, वीपीओ का, जूनियर असिस्टेंट का, सब एग्जाम को मैं इस पाठ्यक्रम में कवर करूंगा। सबसे पहले जो कक्षा स्टार्ट होगी वह स्टार्ट होगी हिंदी भाषा के विकास से, यानी हिंदी का इतिहास। जो एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के इतिहास से, यानी आप देखे होंगे कई बार हिंदी के इतिहास से क्वेश्चन अपभ्रंश करके दे देता है कि कोई एक दे देगा आपको भाषा और कहेगा किस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। जैसे पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ऐसे करके तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 1 से 2 अंक आपको आना ही आना है। एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब होगा हिंदी भाषा के इतिहास से, हिंदी के इतिहास से। और सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी बताते हैं, हिंदी जब भी नाम आएगा कि हिंदी क्या है, तो इसका एक ही जवाब होता है कि हिंदी क्या है,
भाषा। और इस भाषा शब्द से ही कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि भाषा क्या होता है, संप्रेषण का माध्यम होता है, राजभाषा क्या होती है, सरकारी कामकाज की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, जो देश में अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, मातृभाषा क्या होती है, हम लोग जो अपने माँ बाप से आसपास के वातावरण सीखते हैं वह मातृभाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा क्या होती है, वह बोली होती है। ऐसे करके भाषा कई प्रकार से बांटे जा सकते हैं, कई प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। इन परीक्षा में जो अधिकतर पूछी जाती है राजभाषा। तो हिंदी भाषा के इतिहास में बताएंगे कि राजभाषा के लिए संविधान में एक अलग से भाग ही है, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हम लोग राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग हिंदी भाषा के इतिहास में, हिंदी का इतिहास में। अगला जो सबसे पहला चैप्टर आता है वह वर्णमाला। देखने में तो है ये तो बहुत सरल है, लेकिन वर्णमाला से भी आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अमूमन लड़कों से मैं पूछता हूँ कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो वो कहते हैं 3। हम कहें कि कैसे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लेकिन ये तो स्वर के भेद उच्चारण समय के आधार पर है। स्वर का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, लेकिन परीक्षा में मुख्यतः 5 प्रकार से पूछे जाते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वर के भेद, जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद, मुख की आकृति के आधार पर स्वर के भेद, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद, सांस के आधार पर स्वर के भेद। तो स्वर टोटल, उसके बाद घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ये सब हम लोग कवर करेंगे वर्णमाला के चैप्टर। वर्णमाला के बाद जो तीसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वह होगा संधि। और संधि जो टॉपिक है इसको आप लोग जितना भी कह करके आईएमपी लगा दीजिए उतना ही कम है, क्योंकि संधि ही है जो सभी टॉपिकों का नींव तैयार करती है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि उसको नहीं आ पाएगा जब तक वह संधि नहीं पढ़ेगा। संधि मतलब क्या, जब तक आप तोड़ना नहीं जानेंगे तब तक कैसे सही शब्द को पकड़ लेंगे। संधि वर्णों के मेल से बनता है। तो वर्णमाला के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, संधि। संधि के बाद ही हम लोग उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लेंगे, और जो संधि समझ लेगा उसके लिए उपसर्ग प्रत्यय बस नाम है कि उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक है, वो संधि से आपको आसानी से पकड़ लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समास। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर पर पद। जैसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8, वैसे हिंदी में भी पद होते हैं। लेकिन हिंदी में जो पद होते हैं वह 5 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। और अवयव के अंतर्गत 4 रखे जाते हैं: क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। कुल मिला के पद में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा से अवयव। उसके बाद हम लोग अभी व्याकरण के टॉपिक को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि व्याकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार। बच्चे कहते हैं कि सर जी ये जो टॉपिक है बड़ा दिक्कत करता है, और हमको लगता है कि सबसे यदि आपको आनंद आने वाला है तो वह यही 3 टॉपिकों में आने वाला है, क्योंकि जब तक रस नहीं होगा तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हिंदी का सबसे आनंदित करने वाला यदि कोई टॉपिक है तो रस, छंद, अलंकार है। जैसे फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फिल्म का गीत ही होता है। कई फिल्म आप लोग ऐसे देखे होंगे
जिसमें कहानी कुछ खास नहीं है, लेकिन वह फिल्म अपने गानों को लेकर के अभी तक लोगों की स्मृति में है। तो उसी तरह हिंदी में रस छंद अलंकार आपकी स्मृति में बस जाएगा और एक आनंद का अनुभव कराएगा। उसके बाद विराम चिन्ह, ये जो मैं चिन्ह लिखा हूं, अब कई मास्टर साहब लोग, कई छात्र कहते हैं कि सर जी चिन्ह ये तो गलत है, क्योंकि चिन्ह मैंने ऐसा नहीं देखा है, वो लोग चिन्ह ऐसा देखे हैं। तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं ये चिन्ह गलत है। चिन्ह या तो ऐसा हो, और एक और बात, ये मैं यहाँ पे लिखा हूं तो जो देखने में बड़ा है वह होता है छोटा, और जो पैर पकड़ता है, बच्चों से हमेशा मैं कहता हूं कि जो पैर पकड़े वही बड़ा, और जो पैर पकड़वाए वह छोटा। हमेशा बच्चों से पूछता हूं कि मैंने बालक बताओ ये ऐसा हो न लिख दिया है, तो आधा इसमें कौन है? तो लड़के देख के कहते हैं कि सर आधा 9 है और ह पूरा है, जो कि गलत है। इसमें पैर कौन पकड़वाया है? 9, तो 9 क्या हो जाएगा? ये पैर कौन पकड़वाया है? ह, तो ह क्या हो जाएगा? छोटा। पैर पकड़ा किसने है? 9 ने, 9 बड़ा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग लिखते हैं द्वारा, द्वारा में पैर कौन पकड़ा है? आधा व। पैर कौन पकड़वाया है? द। पकड़वाने वाला क्या होता है? छोटा, आधा द, फिर पूरा व, द्वारा। और ये कॉन्सेप्ट हर एक जगह लगेगा, चाहे ट्र वाला हो चाहे प्र वाला हो। पैर पकड़ने वाले नीचे वाले र हैं, ये पूरे हैं, जो पैर पकड़वाएगा वो आधा, और जो पैर पकड़ेगा पूरा। ऐसे तमाम नियम है। तो चिन्ह आपका, चिन्ह कौन सा सही है? ये वाला सही है। कोई कहे कि सर जी मैंने तो चिन्ह ऐसा नहीं देखा है, मैंने तो ऐसा देखा है। और के नीचे हलंत लग गया है ना, वो भी सही, क्योंकि वो इसी को इंगित कर रहा है। ह ने पैर पकड़वाया है, ह आधा, 9 पैर पकड़ा है, 9 पूरा, तो विराम चिन्ह। इसके बाद हम लोग जो सबसे लंबा टॉपिक होता है हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य को मैं ऐसा कवर करूंगा कि आपके यूपीपी के साथ साथ यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी के जितने परीक्षाओं में साहित्य से क्वेश्चन आते हैं सब कवर हो जाएगा। कांस्टेबल में बेसिक क्वेश्चन कोई एक रचना दिख जाएगी और उसके जो लेखक हैं, रचयिता है, उनका नाम दे दिया जाएगा। लेकिन जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें पूछता है कि कौन आदिकाल का लेखक है, कौन वीर गाथा आदिकाल का है, कौन मध्यकाल का है, कौन पूर्व मध्यकाल का है, कौन उत्तर मध्यकाल का है। या ऐसे ना देकर के कोई पूछेगा कि कौन वीर गाथा काल का है, कौन भक्ति काल का है, कौन रीति काल का है, कौन आधुनिक काल का है, आधुनिक काल में कौन द्विवेदी युग का है, कौन भारतेंदु युग का है, कौन छायावाद युग का है। तो मैं साहित्य को थोड़ा विस्तृत कवर करूंगा कि सभी प्रकार के छात्र, चाहे वो कांस्टेबल के हों, चाहे वो दरोगा के हों, चाहे साहित्य जहाँ पे पूछी जाती हो वो कवर हो जाए। उसके बाद जो शब्दकोश वाले जो आपके एग्जाम में आते हैं प्रश्न, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। शब्दकोश में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि इंग्लिश में जैसे वोकैबुलरी होता है, एंटोनिम सिनोनिम जरूरी होते हैं, वैसे ही हिंदी में शब्दकोश आवश्यक होता है। शब्दकोश में सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कहेंगे बच्चे कि सर जी हमको तो बहुत सरल लगता है, याद है, तो याद कब रहेगा? जब आपसे आसान प्रश्न पूछा जाएगा तब। मैक्सिमम लड़कों से यदि कहा जाएगा कि चलिए ये बताइएगा आपसे खग किसका पर्यायवाची होता है, तो बच्चे कहेंगे पक्षी का, बहुत आसान है। अब उस पक्षी में जब विशेष पूछा जाएगा, जैसे कहा जाएगा कि चलिए बताइए हारित, तब यहाँ से कठिनाई का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि खग मतलब पक्षी, और पक्षी में किस पक्षी को हम लोग हारित कहते हैं?
कबूतर को कहते हैं। कबूतर ना दे के कपूत कहें तो सरल हो गया, हरित कह देगा कठिन हो जाएगा। रक्त लोचन कह देगा तो कठिन हो जाएगा। रक्त लोचन कबूतर का ही प्रवाची होता है। तो एक बात आप स्वयं सोचिएगा, जब सरल पर्यायवाची पूछा जाएगा तो परीक्षार्थी जितने होंगे उसमें सही देने वालों की संख्या अधिक हो जाएगी। और ये बताइए, क्या सभी जब खग पत्र पक्षी होता है पर्यायवाची सही बताएंगे तो सबका सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन के लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि जहाँ पे लड़कों का प्रश्न गलत हो, जहाँ पे लड़के प्रश्न छोड़ें, वहाँ पे आपको सही करना है। जैसे कलह प्रिया पूछते हैं आपसे, कलह प्रिया, मैक्सिमम लड़के वहाँ पे ध्यान जाता ही नहीं है। कलह प्रिया मैना को बोलते हैं। ऐसे ऐसे आपके पर्यायवाची हैं जो आप कभी सुने ही नहीं होंगे और वो आपको दे देगा। तब वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगाना पड़ेगा। तो पर्यायवाची के बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विलोम, और ये भी सरल नहीं है क्योंकि आप लोग जब इससे ऊपर उठेंगे तो आरओ एआरओ में जो 6 टॉपिक पूछे जाते हैं वो 6 टॉपिक आपके व्याकरण से पूछे ही नहीं जाते हैं, उसमें यही पूछा जाता है। 10 नंबर का पर्यायवाची, 10 नंबर का विलोम। के बाद वर्तनी शुद्धि, खैर ये तो व्याकरण से भी होता है। वर्तनी शुद्धि आपको कुछ जानना है तो वर्तनी शुद्धि में भी आपको 2 प्रकार से देखेगा, एक शब्द की वर्तनी शुद्धि देगा और एक वाक्य की देगा। और इसको रटा नहीं जा सकता है। बच्चे सोचते हैं कि रट लेंगे कि भगवान के अनेकों नाम गलत, और भगवान के अनेकों नाम हैं गलत है और भगवान के अनेक नाम हैं सही हैं। तो इसको रटने से होगा क्योंकि अनेकों के जगह पे अनेक सही होता है, आप रट लिए, लेकिन कितना रटेंगे? जैसे परीक्षा में देगा कि ये जो बोर्ड है तो स्मार्ट बोर्ड का आविष्कार हुआ कि स्मार्ट बोर्ड का खोज हुआ। तब यहाँ पे अभी ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि आविष्कार क्या होता है, खोज क्या होता है। खोज जो पुरानी चीजें हैं और आपको पता चल गई तो वह कहलाती हैं खोज। जैसे आप लोग बचपन में रास्ते खूब खोजे होंगे, क्या रास्तों का निर्माण आपने कराया कि उस रास्ते पे चल के अपने घर पे पहुंचे? तो आप रास्तों का निर्माण नहीं कराया, आप उस रास्ते पर पहली बार गए तो आपने रास्ता खोजा। जैसे वास्को डी गामा भारत आया था तो रास्ता बनाया कि रास्ता खोजा? रास्ता खोजा था। उसके बाद हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। कई लड़कों को तो यही कंफ्यूजन होता है कि सर जी पर्यायवाची और अनेकार्थी दोनों एक ही हैं। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग हैं। पर्याय का मतलब होता है एक से मिलता जुलता, जैसे दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य, अंशुमाली, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन यदि हम कहेंगे हरि, सर्प, विष्णु, मेढक, ये जो हरि के अन्य शब्दों में जो प्रयोग होता है यह इसके अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। वैसे सारंग का, वैसे कई शब्द होते हैं जिसके कई शब्दों में प्रयोग होता है, वह कहलाते हैं अनेकार्थी। इसके बाद सम, सम का मतलब सुनने में समान, सम, सुत, भिन्नार्थक शब्द। समसुत मतलब सुनने में समान हो लेकिन भिन्न हो। जैसे यदि परीक्षा में आपका प्रश्न आएगा कि बताइए अंगना, अंगना, और एक दे देगा अंगना, बोलने में दोनों एक ही है, अंगना, अंगना। अब ये बोलने में एक ही जैसे हैं, सुनने में एक जैसे हैं, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अंग, अंग ना यदि देगा तो आप सुने भी होंगे वाम अंग, आधा अंग, ये सब अपने भार्या को लोग बोलते हैं। तो अंगना का मतलब हो जाता है स्त्री।
और अंगना का मतलब होता है आंगन। और विकल्प में जब ऐसा दे तो एक और चीज पूछे, अंगना अंगना में क्या विकल्प सही है, तो कब जिसको पहले दे उसी का पहले ऑप्शन देखिएगा। कई बार एग्जाम में लड़के थोड़ी सी असावधानी का अंगना अंगना देता है। अंगना अंगना का भिन्नार्थक शब्द क्या होगा, तो पहले आंगन लिख देंगे और फिर स्त्री लिखेंगे। तो इसका भी ध्यान रखना है, जो पहले पूछेगा अंगना अंगना पूछा है तो विकल्प में आपको स्त्री आंगन देखिएगा। यदि आंगन स्त्री दिया है तो आप उसको लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आप देखिएगा कि अंगना पहले दिया है स्त्री पहले होगा, अंगना दिया है तब आंगन होगा। तो यह आपका जो टॉपिक होगा वह समसूत्र भिन्नार्थक शब्द का होगा। उसके बाद इसके बाद जब हम लोग शब्द भेद उधर पढ़ेंगे तो उसी समय शब्द भेद में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, प्रयोग के आधार पर ऐसे करके शब्द भेद में हम लोग इस टॉपिक को भी कवर कर देंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूटेगा। सभी टॉपिकों को हम लोग जो यूपी से यूपी दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी सभी एग्जाम को कवर किया जाएगा। आगे जब अधिकारी बैच स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग मुख्यतः आपके अधिकारी में जो टॉपिक दिए जाते हैं उसे फोकस किया जाएगा। अब वीके सर आएंगे और वो भी कुछ इस कक्षा के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो वीके सर अभी आ रहे हैं आपके पास। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि विकास सर आप लोगों की हिंदी की क्लास जो कि स्टार्ट करने वाले हैं, और ये क्लास आपकी स्टार्ट है सर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक होगी ना सर? ठीक है, यानी एक आपको इसका पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा कि रियल में स्टार्ट आपका बैच कितने बजे से होगा। इसी के आसपास में 12:30 या 1 बजे के हम लोग अभी बैठ करके निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि रियल में टाइमिंग क्या होगा। तो आपके टेलीग्राम के चैनल पर या एक छोटा सा शॉर्ट्स बना करके आपको दे दिया जाएगा, जहां से कि आप लोग अपना पूरी तरीकों से कक्षा का समय निर्धारित कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग किसी कारणवश छोटी छोटी गलतियां को लेकर के अगर आप परीक्षा में असफल होते हैं तो ये आपका वीके कैंपस और हिंदी में अगर आप किसी भी तरीके से अगर आपको दिक्कत होती है तो विकास सर से मैं यही निवेदन करूंगा कि विकास सर आपको पूरी तरीकों से कक्षा में और पूरे प्रश्नों को एकदम 1 by 1 हल कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगी होगी और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना न भूलें। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट होती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके कमेंटों का आंसर जरूर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। क्या सर? पुरता तुरंत एकदम आप लोगों का आंसर दिया जाएगा। अगर आप कहीं से भी पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, कोई भी बुक हो, कहीं पर भी है तो आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। सबसे बढ़िया बात तो ये है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं इसी के साथ में अब धीरे से हम लोग क्लास को कवर करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।